हेलो, नमस्ते साथियों। स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल जे एजुकेयर पर। आज हम अपने इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर गणित के कुछ क्वेश्चनों को हल करेंगे, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 100 से आगे के क्वेश्चनों का अध्ययन करेंगे। इससे पहले भी हमने 2 क्लासों में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 100 क्वेश्चनों की मौखिक महत्वपूर्ण बातें हमने कर ली थी। उसको आपने भी लिखित रूप जरूर दिया होगा और उनका बार बार आपने अध्ययन करके उनका अभ्यास जरूर किया होगा। आप अगर 5वीं या उससे आगे की क्लासों में पढ़ रहे हैं तो निश्चित तौर पे इस श्रृंखला में आए हुए सभी क्वेश्चंस आपके लिए उपयोगी होने वाले हैं और गणित विषय की आधारशिला प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। तो चलिए हम 100 क्वेश्चनों का अध्ययन करने के बाद अपने इस थर्ड पैनल पे थर्ड क्लास में लेके आए हैं क्वेश्चन नंबर 101 से आगे के क्वेश्चनों को। अपना क्वेश्चन नंबर 101 इस प्रकार से है, सम संख्या किसे कहते हैं। तो सम संख्या के लिए हम लिखेंगे कि ऐसी संख्या जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता है उसे सम संख्या कहते हैं। ऐसी संख्या जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता है उसे सम संख्या कहते हैं। सम संख्या की पहचान क्या है? तो सम संख्या में इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 में से एक अंक होता है। सम संख्या में इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 में से 6, 8 में से एक अंक होता है। दोस्तों, इस श्रृंखला में हमने क्वेश्चनों को हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेज में लिखने का प्रयास किया है। हम हिंदी लैंग्वेज का अध्ययन कर रहे हैं, इसका इंग्लिश रूपांतरण भी आप इसके साथ देख पा रहे हैं। अगर आप इच्छुक हो और आपकी रुचि है इंग्लिश लिखने में और समझने में, पढ़ने में, तो आप इनके इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चनों को भी आप रीड कर सकते हो, पढ़ सकते हो। नेक्स्ट, अपना 103 नंबर क्वेश्चन है, विषम संख्या किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर है ऐसी संख्या जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग या भाग पूरा पूरा नहीं जाता है उसे विषम संख्या कहते हैं। ऐसी संख्या जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है उसे विषम संख्या कहते हैं। विषम संख्या की क्या पहचान है? तो विषम संख्या में इकाई का अंक 1, 3, 5, 1, 3, 5, 6, 1, 3, 5, 7, 9 में से कोई अंक होता है। विषम संख्या में इकाई का अंक क्या होता है? 1, 3, 5, 7, 9 में से कोई एक अंक होता है। जैसे कि यहाँ पे हमने संख्याएं लिखी है 13, फिर लिखी है 501, फिर 2017 आदि जो संख्याएं हैं इसमें विषम संख्याएं लिखी हुई है, क्योंकि इनके इकाई के अंक पे क्या है, इसमें 1 3 है, इसमें 5 है, 1 है, फिर इसमें 7 है। तो ये विषम संख्याएं है क्योंकि इकाई के अंक पे इसमें क्या लिखा हुआ है, विषम अंक लिखा हुआ है। नेक्स्ट हम इसका अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, गणित में कितने अंक होते हैं। तो गणित में कुल कितने 10 अंक होते हैं। हाउ मनी मार्क्स की जगह यहाँ पे हम डिजिट करें तो और अच्छा रहेगा। हाउ मनी मार्क्स का मतलब अंक ही होता है, लेकिन यहाँ पे वो अंक होते हैं वो पूर्णांक वाले न होकर डिजिट मीनिंग यहाँ पे अच्छा रहेगा। तो देर आर 10 डिजिट इन मैथमेटिक्स, यानी गणित में कुल मिलाकर 10 अंक होते हैं। कितने अंक होते हैं? 10 अंक। कौन कौन से होते हैं उसके बारे में हम चर्चा करें। तो गणित में 10 अंक कौन कौन से होते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा, गणित में 10 अंक होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। इस प्रकार से ये 10 अंक हो गए जो गणित की मूल संरचना में हमें काम आते हैं, या गणित की आधारभूत जो बातें हैं वो अंकों से शुरू होती है। गणित में कुल कितनी संक्रियाएं होती है? तो गणित में कुल 4 संक्रियाएं होती है। हाउ मनी टोटल ऑपरेशंस आर देयर इन मैथमेटिक्स। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, देयर आर टोटल 4 ऑपरेशंस इन मैथमेटिक्स। गणित में 4 संक्रियाएं कौन कौन सी होती है? तो गणित में 4 संक्रियाएं जोड़, बाकी, गुणा, भाग, ये 4 संक्रियाएं होती है, जिसके माध्यम से अंकों से मिलकर संख्याएं बनती है। संख्याओं का जो ऑपरेशंस है यानी संक्रिया है वो ये इस 4 प्रकार से हम करते हैं, जोड़, बाकी, गुणा, भाग के तौर पर। नेक्स्ट है, एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्या है। एक अंक की सबसे छोटी संख्या 1 है। स्वयं 1 जो है वो 1 अंक की है और वो 1 अंक की सबसे छोटी संख्या में भी हम इसको काउंट करते हैं। एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या है? एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 है। एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या आएगी? 9 आ जाएगी। व्हाट इज द लार्जेस्ट 1 डिजिट नंबर? तो द लार्जेस्ट 1 डिजिट नंबर इज 9। लार्जेस्ट 1 डिजिट नंबर इज 9। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, एक अंक की कुल कितनी संख्याएं होती है? तो एक अंक की कुल 9 संख्याएं होती है। एक अंक की कुल 9 संख्याएं होती है। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है? 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 है। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 है।
दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है? दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 यानी 99 है। दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है? 99, 99। इन क्वेश्चनों को लिखने के लिए आप क्लास को रोक के अपने नोटबुक में इसको नोट कर सकते हैं, और अगर आप नोटबुक में नोट नहीं कर रहे हैं तो इनको इस क्लास के माध्यम से भी आप बार बार रिपीट करके इसका अध्ययन कर सकते हो। अगर इनका आपको पहले से नॉलेज है तो ज़रूर आप गणित में बेहतर समझ पा रहे हैं। अगर इन बातों का, आप प्रारंभिक बातों का नॉलेज नहीं रखते हैं तो आगे की कक्षाओं की गणित को पढ़ने में आपको निश्चित तौर पर परेशानी होती रहती है। इसलिए इन क्वेश्चनों को आप बड़ी अच्छी तरीके से पढ़ने का प्रयास करेंगे और सीख के, समझ के इनको आगे की गणित के विषयों में भी काम मिलेंगे। ये जो स्टैंडर्ड है वो 5वीं क्लास से ऊपर के छात्र छात्राओं के लिए उपयोगी क्वेश्चंस आंसर की श्रृंखला हम समावेश कर रहे हैं क्वेश्चनों का, जिसमें 5वीं क्लास से 5वीं या 5वीं से ऊपर की कक्षाओं में पढ़ने वाले सभी छात्रों को इसके बारे में पता होना चाहिए। अगला 114 नंबर क्वेश्चन है, दो अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती है? दो अंकों की कुल 90 संख्याएं होती हैं। दो अंकों की कुल 90 संख्याएं होती है। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 है। 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या 999 है। 999। व्हाट इज द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर? देयर आर 3 डिजिट नंबर इज 99, लार्जेस्ट 999 सॉरी। 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं? 3 अंकों की कुल 900 संख्याएं होती है। 3 अंकों की कुल 900 संख्याएं होती हैं। संख्याओं की तुलना करने वाले चिन्ह, संख्याओं की तुलना करने वाले चिन्ह देखिए, हम अगर दो संख्याओं के बीच अगर चिन्ह लगाना होता है तो ये 3 प्रकार के चिन्ह हमें काम में लेते हैं। जैसे अगर कोई छोटी संख्या होती है, छोटी संख्या के बाद अगर बड़ी संख्या आ जाती है तो हम उनके बीच बड़ी संख्या में ये चिन्ह बड़ी संख्या की तरफ खुला रखते हुए चिन्ह लगाते हैं, और बराबर संख्याओं के बीच बराबर, और अगर पहले बड़ी संख्या आ जाती है तो हम इस चिन्ह का उपयोग करते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। नेक्स्ट, संख्याओं की तुलना करने वाले चिन्हों का नाम बताइए। तो संख्या की तुलना करने वाले चिन्ह, नंबर 1 चिन्ह ये है जिसका नाम है छोटी है। जैसे कोई संख्या आ जाती है, जैसे 5 और उसके बाद खाली स्थान आ जाता है, खाली स्थान के बाद आ जाता है 9, तो हम ऐसे पढ़ेंगे। इसमें चिन्ह लगेगा ये वाला, इसका नाम हो जाएगा बड़ी है। ये देखिए, ये नाम है इसका, यानी 5 संख्या 5 बड़ी है संख्या 9 से, 5 बड़ी है संख्या 9 से। इसी प्रकार अगर यहाँ इस 9 के बाद अगर कोई संख्या आ जाती है, 9 के बाद अगर कोई संख्या आ जाती है 20, तो हम इसको लिखेंगे, सॉरी 5 छोटी है, ये चिन्ह है इसमें, 5 छोटी है 9 से, संख्या 5 छोटी है 9 से। और यहाँ पे मान लीजिए 90 और 20 के बीच अगर चिन्ह लगाना हो तो हम लिखेंगे 90, संख्या 90 बड़ी है संख्या 20 से, संख्या 90 बड़ी है संख्या 20 से। अगर कोई बराबर संख्या आ जाती है, जैसे मान लीजिए 15 आ गए और उसके रिक्त स्थान में हमें आगे 15 और दिया जाता है, तो हम संख्या 15 बराबर है संख्या 15 के, संख्या 15 बराबर है संख्या 15 की। इस प्रकार से जो छोटी संख्या है उसकी तरफ मुंह बंद रखते हैं और जो बड़ी संख्या उसकी तरफ मुंह खुला रख के इन चिन्हों का उपयोग करते हैं। अगला है, संख्या की तुलना करने वाले चिन्हों का प्रयोग कैसे करते हैं। तो यहाँ पे हमने इसका भी विश्लेषण करने के लिए ये क्वेश्चंस लेके आए हैं। जैसे बड़ी संख्या और छोटी संख्या अगर आ जाती है, बड़ी संख्या और छोटी संख्या आ जाती है तो चिन्ह होता है ये, जैसे बड़ी संख्या बड़ी होती है छोटी संख्या से। और समान संख्या अगर दो बराबर आ जाती है तो समान संख्या के बीच के चिन्ह कौन सा लगता है? बराबर का। और छोटी संख्या पहले आ जाए और बड़ी संख्या बाद में आए तो चिन्ह लगता है ये, जो पहले की शुरू में जिसका मुंह बंद रहता है और आगे जहाँ पे खुला होता है वैसा चिन्ह हम यहाँ पे लगाते हैं। इन क्वेश्चनों को आप पढ़ रहे हो तो आपको ज़रूर समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो इनको नोट करके आप इनके बारे में थोड़ा और जानने का प्रयास करेंगे तो ये अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगी, और निश्चित तौर पे आपके उपयोग में आने वाली बातें यहाँ पे हम समावेश कर रहे हैं। ऐसी कौन सी संख्या है जिनको किसी भी संख्या में जोड़ने पर उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता? यानी कोई संख्या हमें दे दी, मान लीजिए 18 संख्या दे दी, अब हम उसमें क्या जोड़ें कि इसका उत्तर जो है हमें वापस 18 ही प्राप्त हो जाए? तो इसका उत्तर हो जाएगा उत्तर शून्य। ऐसी संख्या है जिसको किसी भी संख्या में जोड़ने पर संख्या अपरिवर्तित रहती है। यानी कौन सी संख्या इसका सही उत्तर हो जाएगी? शून्य। कौन सी संख्या इसका सही उत्तर हो जाएगी? शून्य एक ऐसी संख्या हो जाएगी जिसे किसी भी संख्या में जोड़ने पर उत्तर क्या आ जाता है? वापस वो का वही प्राप्त हो जाता है, वापस वो का वही प्राप्त
हो जाता है। तो अगर किसी जोड़ के लिए तत्समक अवयव, यानी तत्समक अवयव कौन सा होता है, जिसको जोड़ने से संख्या नहीं परिवर्तित नहीं होती है या अपरिवर्तित रहती है, वो तत्समक संख्या होती है। तो जोड़ के लिए तत्समक अवयव क्या है, वह संख्या जिसको किसी भी संख्या में जोड़ने पर उस संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है, वह संख्या जोड़ के लिए तत्समक अवयव कहलाती है। वह संख्या जिसको किसी भी संख्या में जोड़ने पर वह उस संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता, वह संख्या जोड़ के लिए तत्समक अवयव कहलाती है। वह संख्या जोड़ के लिए क्या कहलाती है, तत्समक अवयव कहलाती है। ऐसी कौन सी संख्या जिसको किसी भी संख्या में घटाने पर उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, ऐसी कौन सी संख्या जिसको किसी संख्या में से घटाने पर उस संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो 0 ऐसी संख्या है जिसको किसी भी संख्या में से घटाने पर उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। 0 एक ऐसी संख्या है जिसको किसी भी संख्या में से घटाने पर वह संख्या अपरिवर्तित रहती है। नेक्स्ट इसका उत्तर हो जाएगा बाकी के लिए तत्समक अवयव क्या है। बाकी के लिए तत्समक अवयव वह संख्या जिसको किसी भी संख्या में से घटाने पर उस संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है, वह संख्या बाकी के लिए तत्समक अवयव कहलाती है। और बाकी के लिए तत्समक अवयव है क्या, शून्य है। बाकी के लिए तत्समक अवयव क्या है, शून्य है। इसको आप हमेशा के लिए ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट इसका अगला क्वेश्चन हो जाएगा ऐसी कौन सी संख्या जिसको किसी भी संख्या से गुणा करने पर उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, तो एक जो है, मान लीजिए कि हमें दिया गया है 15 को हमें किसी भी संख्या से गुणा करना है, उत्तर में वो संख्या आनी चाहिए, तो हम इसमें कौन सा गुणा करेंगे, 1। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 ऐसी संख्या जिसको किसी भी संख्या से गुणा करने पर वह संख्या अपरिवर्तित रहती है, यानी इसमें कोई बदलाव नहीं आता है। नेक्स्ट इसका अपना क्वेश्चन हो जाएगा कि गुणा के लिए तत्समक अवयव किसे कहते हैं, तो वह संख्या जिसको किसी भी संख्या से गुणा करने पर उस संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है, वह संख्या गुणा के लिए तत्समक अवयव कहलाती है। वह संख्या जिसको किसी भी संख्या से गुणा करने पर उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, वह संख्या गुणा के लिए तत्समक अवयव कहलाती है। और गुणा के लिए तत्समक अवयव हम इससे पहले प्रश्न में पढ़ चुके हैं, 1 होता है। गुणा के लिए तत्समक अवयव हम इसके पहले प्रश्न में पढ़ चुके हैं, क्या होता है, 1 होता है। चलिए नेक्स्ट हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन हो जाएगा 127 नंबर का, ऐसी कौन सी संख्या है जिनका भाग किसी भी संख्या में देने पर उस संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो इसका उत्तर हो जाएगा संख्या 1 ऐसी संख्या है जिसको किसी भी संख्या में जिसका भाग किसी भी संख्या में देने पर संख्या अपरिवर्तित रहती है। यानी कोई भी संख्या अगर हमें दी हुई हो और हम उसमें 1 का भाग दे देते हैं तो उस संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। और वह संख्या जिसका किसी संख्या में भाग देने पर संख्या में परिवर्तन न आए, वो भाग के लिए तत्समक अवयव कहलाती है। जैसा कि हम इस प्रश्न में पढ़ रहे हैं कि भाग के लिए तत्समक अवयव किसे कहते हैं, वह संख्या जिसका किसी भी संख्या में भाग देने पर उस संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है, वह संख्या भाग के लिए तत्समक अवयव कहलाती है। भाग के लिए तत्समक अवयव कहलाती है। और हमने यहाँ पे पढ़ा है कि भाग के लिए तत्समक अवयव क्या होता है, 1। यानी 1 ही एक ऐसी संख्या जिसका भाग किसी भी संख्या में देने पर उस संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता। 1 ही एक ऐसी संख्या जिसका भाग किसी भी संख्या में देने पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। नेक्स्ट हम इसका क्वेश्चन को पढ़ेंगे अगले 129 नंबर क्वेश्चन का। 129 नंबर क्वेश्चन अपना ये है, क्रम विनिमयता किसे कहते हैं। तो क्रम बदलने को क्रम विनिमयता कहते हैं। क्रम, मान लीजिए हमने अपने पास कोई संख्या दी हुई है 5 + 13, अगर हम इसको 13 + 5 लिखें तो यहाँ पे पहले वाली बाद में और बाद वाली पहले हो रही है। तो यहाँ पे जो नियम है, यहाँ पे क्रम विनिमयता का नियम लग रहा है। भले ही इन दोनों का उत्तर 18 आ रहा हो, लेकिन इसमें क्रम विनिमयता के नियम का पालन करते हुए इसमें हमने क्रम को चेंज किया है। क्रम विनिमयता के नियम का पालन करते हुए हमने यहाँ पे क्रम चेंज किया है। अगला अपना 130 नंबर क्वेश्चन है, ऐसी कौन सी संक्रिया क्रम विनिमय होती है, तो जोड़ और गुणा संक्रिया क्रम विनिमय होती है। एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर आर कम्यूटेटिव, यानी जोड़ और गुणा संक्रियाओं में क्रम बदलने पर संख्याओं के उत्तर में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे मान लीजिए 5 के गुणा में 7 है, इसको अगर आप क्रम बदल के 7 के गुणा में 5 करोगे तो उत्तर दोनों का सेम आएगा, 35। उत्तर दोनों का कितना आएगा, 35, यानी जोड़ संक्रियाओं। इसी प्रकार अगर आप बात करते हो गुणा की, जोड़ की, तो जोड़ में भी अगर आप मान लीजिए 2 + 3 है और इसको अगर 3 + 2 कर देते हो तो दोनों का उत्तर है वो परिवर्तित नहीं होगा, 5 ही आएगा। तो गुणा और जोड़ जो है वो दोनों क्रम विनिमय होती है, जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 130 में पढ़ा है। नेक्स्ट हम इसके 131 नंबर क्वेश्चन की अगर चर्चा करें तो कौन सी संक्रिया क्रम विनिमय नहीं होती, तो बाकी और भाग संक्रिया क्रम विनिमय नहीं होती। बाकी और भाग संक्रिया क्रम विनिमय नहीं होती है। देन इसका अगला क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, वर्ग संख्या किसे कहते हैं।
उत्तर किसी संख्या को स्वयं से गुणा करने पर प्राप्त होने वाली संख्या उसकी वर्ग संख्या कहलाती है। जैसा कि हम 1 का वर्ग निकालते हैं तो 1 को 1 से गुणा करो, इसका वर्ग आ जाएगा 1। 2 का वर्ग है, 2 को 2 से गुणा करो, इसका वर्ग आ जाएगा 4, जो कि इसका वर्ग है। 3 का वर्ग निकालने के लिए 3 को 3 से गुणा करो, 9 इस जैसा, जो कि इसका वर्ग है। इस प्रकार से हम संख्याओं को स्वयं से गुणा करके हम वर्ग संख्या प्राप्त कर सकते हैं। स्वयं से गुणा करके हम इसका वर्ग संख्या प्राप्त कर सकते हैं। इससे आगे के क्वेश्चन नंबर हम 133 का अध्ययन करेंगे। 33 नंबर क्वेश्चन में लिखा है, ऐसी 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं का वर्ग लिखो। यहाँ पे 1 से लेकर 20 तक की संख्याओं का वर्ग आप देख पा रहे हैं। 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 8 64, 9 का 81, 100 का 10 का 100, 11 का 121 है, 12 का 144 है, 13 का 169 है, 169 है, 14 का 196 है, 15 का 215 है, 16 का 256 है, 17 का 289 है, 18 का 324, 19 का 361 और 20 का 400। ये वर्ग हमने 20 यहाँ पे लिखे हैं। जैसा कि आप इसको नोट कर सकते हो। आप चाहो तो इसको सारणी रूप में भी लिख सकते हो। जैसे 1 गुणा 1, 1 का वर्ग होता है 1, फिर आप 2 गुणा 2 लिख के इसका वर्ग होता है 4, फिर आप इसको 3 गुणा 3 लिख के वर्ग होता है 9 इसका, फिर 4 गुणा 4 लिख के इसका वर्ग होता है 16। इस प्रकार से भी आप चाहो तो इसको लिख सकते हो, नोट कर सकते हो। हमने यहाँ पे एक सीधी लाइनिंग रूप में लिखा है, आप इसको सारणी रूप में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगला इसका अपना क्वेश्चन हो जाएगा कि घन संख्या किसे कहते हैं। किसी संख्या को स्वयं से 3 बार गुणा करने पर प्राप्त होने वाली संख्या घन संख्या कहलाती है। इसका हमने इंग्लिश रूपांतरण भी क्वेश्चन और आंसर के बीच ही लिया है। तो व्हाट इज द कॉल्ड क्यूबिक नंबर, द नंबर ऑपरेशन बाय मल्टीप्लाइंग ए नंबर बाय इटसेल्फ 3 टाइम्स एंड कॉल इट्स क्यूब। यानी 1 का घन निकालना है तो 1 को 1 गुणा 1 गुणा 1 3 बार स्वयं से गुणा करोगे तो बराबर में चाहे 1 ही आएगा, लेकिन आएगा उसका घन। 2 का घन निकालना है तो 2 गुणा 2 गुणा 2 3 बार करोगे तो इसका घन आ जाएगा 8। 3 का घन निकालने के लिए 3 गुणा 3 गुणा 3 3 बार करोगे तो इसका घन आ जाएगा 27। ये निश्चित तौर पर ये बात आपके ज़रूर समझ में आएगी। आप इसको लिख के नोट करके आप दोबारा से इसका समझने का प्रयास करेंगे, ये आपके बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगी। फिर 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का घन लिखो। तो यहाँ पे हमने घन लिखने का प्रयास किया। 1 गुणा 1 गुणा 1 का घन आ गया 1, 2 गुणा 2 गुणा 2 का घन आ गया 8, 3 गुणा 3 गुणा 3 का घन आ गया 27, 4 गुणा 4 गुणा 4 किया तो इसका आ गया 64, 5 को 5 से फिर 5 से गुणा किया तो 125 इसका घन आ गया, 6 को गुणा किया तो 216, 7 का हो गया 343, 8 का हो गया 512, 9 का हो गया 729 और 10 का हो गया 1000। इस प्रकार से आप 10 घन संख्याओं को आप चाहो तो इस प्रकार से सारणी बनाकर भी लिख सकते हो। 1 गुणा 1 गुणा 1 का 1 आ जाएगा, फिर 2 को 2 गुणा 2 गुणा 2 करोगे तो इसका आ जाएगा 8, 2 का 8, 3 को 3 गुणा 3 गुणा 3 3 बार करोगे तो इसका हो जाएगा 27। इस प्रकार सारणी बनाकर भी इसका घन नाम जो है वो आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम इसके क्वेश्चन नंबर 136, लसपै का पूरा नाम क्या है। तो लसपै का पूरा नाम है लघुत्तम समापवर्तक। व्हाट इज द फुल नेम ऑफ LCM? द फुल नेम ऑफ LCM इज लिस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशंस होता है। अगला लसपै का पूरा नाम क्या है। इस क्वेश्चन को यहाँ पे रिपीट हुआ है। इस क्वेश्चन को आप देख पा रहे हो। व्हाट इज द फुल नेम ऑफ LCM? तो LCM का फुल नाम होता है लिस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन। लघुत्तम समापवर्तक किसे कहते हैं, यानी पूरा नाम हमने लघुत्तम समापवर्तक पढ़ा, वो क्या होता है। ऐसी छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी गई सभी संख्याओं का भाग पूरा जाता है वह संख्या लसपै कहलाती है। यानी कोई भी संख्या हमें दी हुई है तो उन संख्याओं का हमें भाग देना है तो वो भाग पूरा जाना चाहिए और वो संख्या छोटी से छोटी होनी चाहिए, उसको हम लसपै कहते हैं। इन क्वेश्चनों को आप अपनी कॉपी में नोट ज़रूर करें। क्लास को यहाँ रोक के आप इस क्वेश्चनों को लिख सकते हैं। लिखेंगे तो निश्चित तौर पे ये आगे कहीं ना कहीं आपको बेहतर तरीके से क्वेश्चनों को समझने में ज़रूर उपयोगी सिद्ध होने वाली है आपके लिए। दूसरा, मैसपै का पूरा नाम क्या है। तो मैसपै का पूरा नाम है महत्तम समापवर्तक है। मैसपै का पूरा नाम महत्तम समापवर्तक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसका इंग्लिश मीनिंग बनता है। तो HCF इसका शॉर्ट नेम हो गया। महत्तम समापवर्तक किसे कहते हैं, तो ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जिसका भाग दी गई संख्याओं में पूरा जाता है तो उस संख्या को हम मैसपै कहते हैं। इसका इंग्लिश रूपांतरण भी आप अगर लिखना चाहते हो तो निश्चित तौर पे हमने इस चीज़ को भी यहाँ नोट करके रखा है, आप इसको लिख सकते हो। रोमन संख्या में गिनती लिखो। रोमन संख्या में गिनती लिखने के लिए हम II, फिर IV, ये 1 से लेकर 10 तक की रोमन संख्या, ये 11 से लेकर 20, ये 21 से लेकर 30, ये
31 से 40 और 41 से 50 तक की रोमन संख्या को हमने यहाँ पे लिखने का प्रयास किया। इसके बाद एक शॉर्ट अपना क्वेश्चन इस प्रकार से हो जाएगा कि रोमन संख्या के विशेष अंक लिखिए। तो रोमन संख्या में हम 1 को I लिखते हैं, 5 को V लिखते हैं, 10 को X लिखते हैं, 50 को L लिखते हैं, 100 को C लिखते हैं, 500 को D लिखते हैं और 1000 को M लिखते हैं। यहाँ एक ध्यान देने वाली बात है, संख्या 1 वाला, 10 वाला और 100 वाला क्या है C, उसकी 3 बार पुनरावृत्ति हो सकती है। कितनी बार? 3 बार पुनरावृत्ति हो रही है। जैसे कि यहाँ पे I 3 बार आ गया, X भी 3 बार आ सकता है लगातार। और ये अगर इन विशेष अक्षर कौन से, 5 वाले यानी V, 50 वाले L और 500 वाले D से अगर पहले लगते हैं तो उससे घटते हैं और बाद में लगते हैं तो उससे जुड़ते हैं। ये रोमन संख्या का एक प्रकार से नियम है। रोमन संख्या लिखने का ये क्या है? नियम है। नेक्स्ट 142 नंबर क्वेश्चन है, संख्या पर घात कैसे लगाते हैं? तो संख्या पर घातें उनके आगे ऊपर की ओर, घातों को उनके आगे ऊपर की ओर रखा जाता है और घात का अक्षर छोटा रखा जाता है। घात का क्या अर्थ है? किसी संख्या पर जितनी घात होती है वह संख्या स्वयं से उतनी बार गुणा होती है। जैसे मान लीजिए 13 है, 13 पर हमें घात लगानी है 2, तो हम छोटी घात लगाएंगे और ऊपर की तरफ लगाएंगे। इसका तात्पर्य क्या हो जाएगा? 13 गुणा 13। यहाँ पे 13 की पुनरावृत्ति 2 बार हुई है। इस प्रकार ये अर्थ और घात लगाने का तरीका हमने क्वेश्चन नंबर 43 और 44 में पढ़ा। 43 और 44 क्वेश्चन पढ़ने के बाद क्वेश्चन नंबर 145 है, किसी संख्या पर घात हो तो उसे क्या कहते हैं? यानी जिस संख्या पर घात लगी हुई, किसी संख्या पर 3 घात हो तो उसे क्या कहते हैं? किसी संख्या पर 3 घात हो तो हम उसे उस संख्या का घन कहते हैं। किसी संख्या पर घात नहीं हो तो हम उस पर कितनी घात मानते हैं? किसी संख्या पर घात न हो तो हम उस पर 1 घात मानते हैं। यानी कोई भी संख्या पर घात दर्शाई नहीं गई है तो हम उस पर 1 घात मानते हैं। किसी संख्या पर 0 घात हो तो उसका मान क्या होता है? यहाँ पे देखिए एक मिस प्रिंट हुई है, ये मन नाम है, ये मन नाम नहीं है, ये मान नाम है। किसी संख्या पर 0 घात हो तो उसका क्या मान होता है? यहाँ इस आंसर में इसका सही पावर जो अर्थ है वो यहाँ पे दिख रहा है। किसी संख्या पर 0 घात हो तो उसका मान 1 होता है। किसी संख्या पर 0 घात होने पर उसका मान कितना होता है? 1 होता है। जिस संख्या पर घात लगी हुई हो उस संख्या को क्या कहते हैं? जिस संख्या पर घात लगी होती है उस संख्या को आधार कहते हैं, बेस। उस संख्या को क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। किसी संख्या पर सम घात हो तो उसकी मान कैसा होता है? यानी उसका मान कैसा होता है? यहाँ पे इस मीनिंग की मिस प्रिंट हुई है, उसका मान कैसा होता है। यहाँ पे लिखेंगे उसका मान कैसा होता है। किसी संख्या पर सम घात हो तो उसका मान कैसा होता है? किसी संख्या पर सम घात हो तो उसका मान धनात्मक होता है। क्या होता है? इसका मान धनात्मक, पॉजिटिव नंबर होता है। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन हो जाएगा, धनात्मक संख्या पर विषम घात हो तो उसका मान कैसा होता है? तो धनात्मक संख्या पर विषम घात हो यानी धनात्मक संख्या पर कैसे भी घात हो, चाहे सम हो या विषम हो, उसका मान क्या होता है? हमेशा धनात्मक ही होता है। धनात्मक यानी पॉजिटिव ही होता है। नेक्स्ट है, ऋणात्मक संख्या पर विषम घात हो तो उसका मान कैसा होता है? ऋणात्मक संख्या पर विषम घात होने पर उसका मान ऋणात्मक होता है। ऋणात्मक संख्या पर अगर विषम घात लगी हुई हो तो उसका मान कितना होता है? ऋणात्मक होता है। इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन माला की श्रृंखला में क्वेश्चन क्लास 3 में क्वेश्चन नंबर 101 से लेकर 151 तक के क्वेश्चनों को हल किया। आपने इन क्वेश्चनों को जरूर अच्छी तरीके से समझा होगा, पढ़ा होगा। आपने अगर इन क्वेश्चनों को पढ़ा है और कम समझ में आया तो इस क्लास को दोबारा से रिपीट कर सकते हैं। इन क्वेश्चनों को अगर आप बेहतर तरीके से समझना या आगे के लिए उपयोगी रखना चाहते हो तो आप इस क्लास के प्रत्येक क्वेश्चन को अपनी कॉपी में नोट ज़रूर करेंगे, लिखेंगे और उनको याद करके रखेंगे। तो आगे की कक्षाओं में यानी कक्षा 5 से ऊपर की सारी कक्षाओं में ये उपयोगी होने वाली है। धन्यवाद आपका। इस क्लास को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग कंप्लीट क्लास। एंड फाइनली, इफ़ यू आर रियली लाइक this class, please help me to grow my channel as well. Just like and share this video to your friend and your family members and press bell icon after subscribe my channel. Thank you so much. Thank you. धन्यवाद।